आवाज सबको आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके ओके राइट नाउ। सो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ये भी पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया कि देखो जैसे हम एज कंपोजिशन में पढ़ा कि हमने पॉपुलेशन को डिवाइड किया है कुछ ग्रुप्स में। तो उसमें हमने देखा जो बिलो 15 है वो अनप्रोडक्टिव माने जाते हैं, यानी वो काम नहीं कर पाते। दूसरे होते हैं वर्किंग एज, तीसरे होते हैं एजड, यानी कि जो काम छोड़ चुके होते हैं या वो प्राइवेटली कोई भी काम कर रहे होते हैं बट मैक्सिमम उसमें काम छोड़ चुके होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अगर ऑक्यूपेशन की बात करें तो पूरे कंट्री में या कहीं भी आप जाओ, कोई ना कोई अलग अलग ऑक्यूपेशन से जुड़ा है, ठीक है, अलग अलग ऑक्यूपेशन से वाबस्ता है। मेजर जो हम ऑक्यूपेशन की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो जनरली हम उसको क्लासिफाई करते हैं 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा आता है हमारा प्राइमरी सेक्टर। आपने इकोनॉमिक्स में ये पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया भी है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? एज आई टोल्ड यू कि प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जहाँ पे एक इंडिविजुअल डायरेक्ट किसी नेचुरल रिसोर्स से वाबस्ता होता है, यानी उसका जो ऑक्यूपेशन होता है वो किसी नेचुरल रिसोर्स से जुड़ा होता है, चाहे लैंड है, चाहे फॉरेस्ट है, चाहे वो जानवर है, ठीक है, या फिशिंग है, ठीक है, या क्यूरिंग है, माइनिंग है, उसमें भी लैंड का यूज किया जाता है। तो वो सारे ऑक्यूपेशन कहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं? प्राइमरी में, ठीक है। दूसरा होता है सेकेंडरी। क्या होता है? सेकेंडरी। तो Second. सेकेंडरी एक्टिविटीज जो है वो इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज का जो हम मॉडिफिकेशन करते हैं इंडस्ट्रीज में, या फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज है, बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन वर्क साइट्स है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं? रॉ मटेरियल लाते हैं, फिर कोई चीज बनाते हैं, है ना। तो वो रॉ मटेरियल क्या रहता है? कोई नेचुरल रिसोर्स फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो दैट इज सेकेंडरी एक्टिविटी, जहाँ पे ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो दूसरे एक स्टेज में पहुंच जाता है, मैन्युफैक्चरिंग के स्टेज में पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका कोई ऑफिस का बिल्डिंग भी आएगा, क्योंकि उसमें आप सर्विसेज देते हैं, सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। यहाँ सिर्फ गुड्स ही नहीं, सर्विसेज का भी, जैसे कि बैंक है, वहाँ थोड़ी ना कोई मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ थोड़ी आपको ब्रिक्स बना के देते हैं, ठीक है, कोई चीजें बना के, बट वहाँ पे हमें सर्विसेज मिलती है, तो वो भी सेकेंडरी एक्टिविटीज में आ जाएगा। सॉरी, नॉट सेकेंडरी, को टेरिटरी एक्टिविटीज में आ जाएगा। टेरिटरी एक्टिविटी में जैसे हमारा कॉमर्स है, हम कम्युनिकेट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल, मैंने आपको पिछली बार भी दी थी एग्जांपल, आप उससे बेहतर समझेंगे कि जैसे हम लोग कोई चीज उगा रहे हैं, मानो राइस उगा रहे हैं, ठीक है, राइस के बहुत सारी चीजें बनाते हो, फ्लोर भी बनाते हो, राइस फ्लोर जो आटा वगैरह होता है। तो उसको हम कहाँ पे जैसे बनाते हैं? पीसने के लिए हम उसको इंडस्ट्री फैक्ट्री में ले जाते हैं, उसके बाद वो जाता है उन, मतलब वहां पे जब उसकी चीजें बनती है, मानो वो राइस फ्लोर किसी ब्रेड में यूज हुआ, किसी बिस्किट में यूज हुआ, उसके बाद वो वहां से डायरेक्ट जाता है कंज्यूमर के पास या होलसेल वाले के पास, ठीक है। तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी लगती है, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी लगती है, कैपिटल की फैसिलिटी लगती है, पैसे वगैरह हम एक्सचेंज करते हैं। तो ये 3 सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, मेजर सेक्टर्स ऑक्यूपेशन के अंदर। अब अगर हम प्रोपोर्शन देखें, प्रोपोर्शन मतलब डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है लाइक यूएस जैसी कंट्रीज, ठीक है, फ्रांस जैसी जगह जो है, तो वहाँ पे जो प्रोपोर्शन रहता है, ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे जो लोग हैं वो किससे वाबस्ता है? सेकेंडरी और टेरिशरी एक्टिविटी से, यानी कि वो जो काम करते हैं वो ज्यादा इंडस्ट्री से वाबस्ता है, फैक्ट्री से वाबस्ता है, कम्युनिकेशन से वाबस्ता है, बैंक में है या ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं। वो ज्यादा प्राइमरी सेक्टर में वाबस्ता नहीं है, वो मतलब ज्यादा वहाँ पे किसान नहीं मिलेंगे आपको, आपको ऐसे समझ आएगा। और अगर वहाँ का अगर आप किसान देखोगे तो वो इज लाइक बिजनेसमैन, वो बिजनेसमैन की तरह रहता है, उसका जो फार्म लैंड होता है वो उसको इस तरह लुक आफ्टर करता है, उसके पास अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी होती है,
ठीक है। अगर इसका हम कंपैरिजन देखें डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया है या दूसरे कंट्रीज है डेवलपिंग में आते हैं जैसे कि इंडोनेशिया है या अफ्रीकन कंट्रीज है, ठीक है। तो ये जो कंट्रीज है इनमें हम देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा लोग जाते हैं ना कि सेकेंडरी और टेरिशरी, यानी उनका जो लाइवलीहुड है, जो जीने का तरीका है वो ज्यादा प्राइमरी सेक्टर से वाबस्ता है। वो फॉरेस्ट्री से वाबस्ता है, वो फिशिंग से वाबस्ता है, वो माइनिंग करते हैं, यानी वो काम जिसमें जो कैपिटल है वो बहुत ही ज्यादा कम मिलेगा अगर उनका जो मतलब इनपुट है वो कम है। मतलब कोई किसान है उसको तभी फायदा होगा अगर इसके पास अच्छी खासी जमीन होगा। इट मीन्स अगर इसको अच्छा इनपुट मिल रहा है तभी इसके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अच्छी बनेगी। अगर इसके पास सिर्फ एक टुकड़ा जमीन है तो क्या वो उससे थोड़ी ना अपनी जिंदगी बेहतर बना पाएगा, यानी वो जो जमीन का टुकड़ा है वो इसके अपनी फैमिली यूज के लिए होगा। वो उसको अपने मतलब फैमिली के लिए लगेगा, ना कि वो उसमें कमर्शियल यूज कर सकता है, ना कि उसको बेच सकता है। समझ आया? तो ये जो हम लोग मतलब इस तरह से जो शिफ्ट मतलब एक तरह से देखते हैं, इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ है। यानी कि हम क्या करते हैं, हम मतलब जब इंडस्ट्रीज को सेटअप करते हैं तो लोग जो है वो मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी एक्टिविटीज में तभी मुलविस हो जाते हैं जब इनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, जब इनके पास इंडस्ट्री होती है जहाँ ये काम कर सके, ठीक है। सेकेंड, अर्बनाइजेशन। दूसरा मतलब रिसेंटली ज्यादा ये देखा गया है कि लोग गांव छोड़ के शहर आते हैं, अर्बनाइजेशन। तो उसमें भी जब हम सेंसस निकालते हैं, जब हम रिकॉर्ड देखते हैं, तब हमें यही देखने को मिलता है कि शहर पे बहुत बर्डन है, क्योंकि जो गांव की पॉपुलेशन होती है मैक्सिमम वो कहाँ की तरफ आती है, शहर की तरफ। समझ आया? तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ जाती है शहरों में। तो सेकेंड वन इज हेल्थ फैक्टर। दूसरा है हमारा हेल्थ फैक्टर। मतलब डेवलपमेंट की प्रोसेस में अगर हम देखें, हेल्थ का बहुत बड़ा एक रोल है, ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। आपने देखा कि आए दिन जो गवर्नमेंट है वो कितने मतलब हमारे हेल्थ स्टैंडर्ड को, हमारी हेल्थ कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए लाइक अलग अलग तरीके से रिसर्च करते हैं या दवाइयाँ निकाली जाती है, ठीक है। डॉक्टर्स अलग अलग तरीके से लैब में रिसर्च करते हैं किसी ऐसी बीमारी का, जैसे कि फॉर एग्जांपल पैंडेमिक था, ठीक है। तो कोविड का जो वैक्सीन है उसको बनाने के लिए कितना सारा ये टाइम भी गया एंड कितना सारा टाइम भी गया। सेकंड, कितने सारे एक्सपर्ट्स भी उसमें रिलीज हुए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और इसमें बहुत सारा कैपिटल भी लगता है। सेकंड थिंग, इसमें एक्सपर्ट्स भी लगते हैं और ये जो पॉपुलेशन है उसकी कंट्रीब्यूशन भी लगती है। तो हमने ये देखा कि पहले क्या होता था, पहले डेथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता था क्योंकि कुछ बीमारियां होती थी ऐसी जिनके पास मतलब जिनका हमारे पास इलाज नहीं होता था। तो ड्यू टू मतलब इटिकेट फैसिलिटीज हमारे पास मतलब दवाइयाँ उस चीज की नहीं होती थी तो लोग मर जाते थे मोस्टली। जैसे कि छोटी छोटी बीमारियां होती थी, आज तो हर एक बीमारी का इलाज है। मतलब जैसे टीबी वगैरह, ट्यूबरकुलोसिस होते थे तो पहले उसका भी इलाज नहीं हुआ करता था। तो पहले क्या होता था कि फॉर एग्जांपल कैंसर जैसी बीमारियों का भी इलाज नहीं होता था, लेकिन आज हर तरह का इलाज है। तो मेडिकल साइंस हमारा बहुत एडवांस हो चुका है। दैट इज वाई ये जो हमारी बर्थ रेट है वो ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि सर्वाइवल प्रोसेसेस ज्यादा है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल डायग्नोस्टिक सेंटर्स है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, हम लोग टेस्ट वगैरह के लिए जाते हैं। तो टेस्ट हम करने जाते हैं, हमें अर्ली पता लगता है कि बीमारी कौन सी है, ठीक है। तो डायग्नोसिस लगाते हैं, पहले हमें पता भी नहीं लगता था क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। असिस्ने हम दूध रेक्टिफाई करी कि मिसके बेमोचे मिसके दूध, ठीक है। एंड उसके बाद ट्रीटमेंट भी हमें अच्छा खासा मिला, हमारे पास डॉक्टर्स है, मेडिकल फैसिलिटीज है, हेल्थ सेक्टर्स है। एंड सेकंड, जो भी इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कॉलरा, मलेरिया, तो पहले किसी को हो जाता था, इसका कोई इलाज नहीं होता था, बट अब इसका भी इलाज है। तो अगर हम देखें कि मतलब कंजप्शन के हिसाब से, ठीक है, तो इंडिया में वो सिचुएशन है यहाँ पे मेजर जो कंसर्न रहता है वो हेल्थ सिचुएशन रहता है, क्योंकि पहली चीज यहाँ पे स्लम बहुत ज्यादा है, जो झोपड़पट्टियां रहती है स्लम्स,
वो बहुत ज्यादा, उसमें इन्फेक्शंस काफी ज्यादा एरिया जो रहते हैं वो इन्फेक्शंस होते हैं, वहाँ पानी जमा हो जाता है, मलेरिया, कॉलेरा। जैसे हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आए दिन नई नई चीजें, नई नई रिकमेंडेशन निकालता है कि हमें मलेरिया को, कॉलेरा को किस तरह रोकना है। ठीक है, तो इंडिया इस जोन में सबसे ज्यादा पड़ता है। दूसरा, यहाँ पे माल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है, बच्चों को, बड़ों को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। अगर नॉर्मल इंसान की बात करें तो लगभग 2000 कैलोरीज और मतलब एक वुमेन को चाहिए, ठीक है, भी की वजह से इतनी कैलोरीज कंजप्ट नहीं होती है। उसकी वजह से ये जो मतलब हमारी पॉपुलेशन है वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। सेकंड, हमारे पास जो पानी वगैरह, जो हमारे पास बेसिक फैसिलिटीज है, जो हमारे पास बेसिक फैसिलिटीज है, तो जैसे कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है या बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज है, सफाई वगैरह जो है, तो उसमें हमें हमेशा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो पॉलिसीज के मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम पॉलिसीज प्रोपोगेट करें तो इस हालात में बेहतरी हो सकती है। मतलब क्या है इस बात का? मतलब इस बात का ये है कि अगर पॉपुलेशन मतलब 3 करोड़ है या मतलब इतनी पॉपुलेशन है, बिलियंस में है, लेकिन हम जो मतलब फैसिलिटी दे रहे हैं, ठीक है, वो सिर्फ 1 करोड़ लोगों के लिए दे रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ये एक्सेस नहीं कर पाते हैं, यानी कि इनके पास जो फैसिलिटीज है वो बहुत कम है, यहाँ से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो हमें क्या करना है, एक तरह से ग्राउंड लेवल पे जाके पूरी तरह जो मतलब सिस्टमेटिक मैनर में अच्छे से मतलब स्टडी करना है, लाइक कितनी पॉपुलेशन है, इस हिसाब से हमें क्या करना चाहिए। लाइक स्टार्वेशन, भूख के मारे मरते हैं तो उनको खाना क्यों नहीं पहुंच रहा है, चावल क्यों नहीं पहुंच रहा है, जब कितना चावल इतना खाना खराब हो जाता है। तो इस तरह एक सिस्टमेटिक मैनर में जब हम पॉपुलेशन का सेंसस निकालते हैं तब हम देखते हैं कि हमारे जो फैसिलिटीज है वो कहाँ लैग कर रही है। समझ आया? सो हाँ, तो क्या बोल रहे थे हम, हेल्थ हमारा हो गया, देन इज एडोलसेंट पॉपुलेशन। आपको पता है कि जो यंग जनरेशन है हमारी, जो एडोलसेंट जनरेशन है हमारी, जो टीनेजर्स में लाइक आप, ठीक है, तो वो एक तरह से नेशन की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, क्योंकि सारा दारमदार इन्हीं पे होता है, यही फ्यूचर में जाके जो हमारा नेशन है उसको बिल्डअप करते हैं। तो मेन फोकस रहता है इनके पॉपुलेशन में कितने, जैसे कि एडोल्सेंस जो है वो 1/5 पॉपुलेशन है, ठीक है, तो 1/5 हिस्सा है वो हमारी कंट्री का। तो इनकी न्यूट्रिशन पे ज्यादा जोर दिया जाता है एज कम्पेयर टू अगर नॉर्मल चाइल्ड हो, इन्फांट हो, छोटा बेबी हो, या जो एडल्ट होते हैं उनसे ज्यादा एडोलसेंस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। दैट्स व्हाई मिड डे मील प्रोग्राम्स निकाले गए, ठीक है। दूसरा, अगर हम इंडिया की बात करें, यहाँ पे डाइट अवेलेबल नहीं होता है, न्यूट्रिशन ज्यादा नहीं मिलता है एडोलसेंस को। दैट्स व्हाई यहाँ की जो लड़कियां होती है मैक्सिमम एडोलसेंस, वो एनीमिया के शिकार हो जाती है, उनमें खून की कमी, या बॉयज में आप देखें तो खून की कमी हो जाती है, ठीक है, उन्हें अच्छा सा मतलब अटेंशन नहीं मिल पाता है। दैट इज व्हाई वो कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पाते हैं। अगर हम प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें एडोलसेंस तभी कंट्रीब्यूट कर सकता है जब उसे अच्छा प्रॉपर न्यूट्रिशन हो, प्लस जब उसे अच्छी फैसिलिटी हो। एंड हमें ये पता है कि इंडिया में एक चीज ज्यादा फेस की जाती है, वो ये है कि पॉवर्टी की वजह से यहाँ पे जो बच्चे हैं हमारे वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर स्कूल
खोले भी, जैसे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हम लोग बच्चों को दे देते हैं, बट स्टिल यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, स्टिल यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो चाइल्ड लेबर का शिकार होते हैं। उनकी फैमिलीज उनको प्रेफर करती है, किसी माइन में काम करने के लिए भेजते हैं, किसी फैक्ट्रीज में काम करने के लिए भेजते हैं। तो हमें इनमें क्या करना है, अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है कि वो अच्छे से आशना हो, वो नॉलेज उनको मिले कि वो जो हमारा मतलब एडोलसेंट है ये एक एसेट है हमारे लिए, पूरे नेशन के लिए, ना कि सिर्फ अपने माँ बाप के लिए, अपने घर वालों के लिए, पूरे हमारे नेशन के लिए वो एक एसेट है। उन्हें एजुकेट कीजिए ताकि वो कल हमें पे बैक कर सके। समझ आया? मैम, यस मैम। तो ऑलमोस्ट आपका ये जो चैप्टर है वो हो गया। अब इसमें खाली 2 छोटे सब टॉपिक्स बचते हैं, दैट इज नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, एनपीपी एंड एडोलसेंस। ठीक है, बेसिकली एक ही टॉपिक है, इसमें 2 टॉपिक्स को डिवाइड किया गया है। तो ये हमारा कल का टॉपिक रहेगा। कल मैंने आपको कुछ होम टास्क दिया था, डिफाइन एज स्ट्रक्चर, डेथ रेट एंड बर्थ रेट, राइट? तो कोई लीव नहीं करेगा जब तक मैं अटेंडेंस भी ना लूं, बच्चे खुद करते हैं लीव। बताइए आप तब तक मुझे। बर्थ रेट, डिफाइन बर्थ रेट, सप्तान। शाबाश। सप्तान, आपने ऑडियो सिलेक्ट क्यों नहीं किया? अभी तो आपने किया था ना ऑडियो सिलेक्ट। आसान सा क्वेश्चन है, बताइए। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। व्हाट इज बर्थ रेट? आप बोले मुसद्दिक, व्हाट इज बर्थ रेट? मैम, Bhuvanas, हाँ बताइए। the number of live births per thousands of population per year. ओके, मतलब समझाइए इसका। कि per year मैम कईताश ये population बढ़ा। ओके, व्हाट इज डेथ रेट? रसीरत रोल नंबर 18, बताइए। व्हाट इज डेथ रेट? मैम मैंने ठीक बोल। ठीक बोला। बताइए व्हाट इज डेथ रेट?
सिप्तान आप छोटे बच्चे नहीं हो जो आपको बोलना पड़ता है कि म्यूट किया कीजिए। जब आपको क्वेश्चन करते हैं तब तो आप अनम्यूट नहीं करते हो। मैम इसको आता ही नहीं है तो बोलेगा क्या? बकवास नहीं, मैं रिमूव करूंगी। उस्मा, रोल नंबर 6, आप बताइए व्हाट इज दैट थ्रेड? Okay, what is age structure? Finish, roll number 11. Define age structure. फातिमा, रोल नंबर 2, आप बताइए व्हाट इज एज स्ट्रक्चर? फातिमा, रोल नंबर 2, आर यू देयर? Roll number 2, not 13. आप बताइए आफ्ताब, व्हाट इज डेथ रेट? फैजान, आप बोलिए व्हाट इज डेथ रेट? रोल नंबर 3, फैजान। आप बोलिए फातिमा, रोल नंबर 13। Ma'am, number of deaths per 1,000 persons in a year. मतलब क्या है इसका? मैम एक साल में 1,000 लोगों में कितने लोग मरते हैं? गुड। औसला, आप बताइए व्हाट इज एज स्ट्रक्चर? मैम एज स्ट्रक्चर होता है जिसमें पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है, मतलब कि डिफरेंट एज ग्रुप में इंडिविजुअल्स को डाला जाता है। ये बार ग्राफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली इसमें जो यंगर एज वाले हैं वो बॉटम में आते हैं और बाकी जो फीमेल मेल्स वो ऊपर से आते हैं। ये बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इससे पॉपुलेशन स्टेटस मिलता है, या यहाँ के जो है सोशल साइंटिस्ट या हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स उनको एनालाइज करने में इजी होता है कि लाइक कंट्री प्रोडक्टिव है कि नहीं। मतलब अगर ज्यादा चिल्ड्रन है यहाँ पे तो ये जो कंट्री है वो प्रोडक्टिव है, वो देखने में इजी होता है। ओके, तो आज का जो आपका होम टास्क है वो है गर्ल्स करेंगी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से डेवलपमेंट का क्या रिश्ता है। एंड बॉयज करेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ हेल्दी पॉपुलेशन।
ठीक है, तो हेल्दी पॉपुलेशन से हमारा क्या फायदा है, पूरी कंट्री का क्या फायदा है, पॉपुलेशन हेल्दी रहेगी तो उसका क्या फायदा है। ठीक है, तो गर्ल्स का जो होम टास्क है वो है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, एंड बॉयज का होम टास्क है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ हैविंग ए हेल्दी पॉपुलेशन। ठीक है, आप लोगों की अटेंडेंस हो गई है, आप लोग लीव कीजिए। मैम बताइए। हमें आज स्कूल आना है ना मार्क्स कार्ड लेके। हाँ, आपको तो परसों से बोल रहे मार्क्स कार्ड लाइए। जी मैम, तो हमें आज की टाइमिंग क्या है, मतलब हम कितने बजे तक ला सकते हैं, यहाँ से क्लास भी है ना। 2 बजे तक आप लोग ला सकते हैं। जी मैम ठीक है, थैंक यू थैंक एंड किसी का भी अगर पेंडिंग है तो वो लाइएगा। चलिए लीव कीजिए, क्लासेस ओवर नाउ।